नमस्कार, आप सभी का स्वागत नया सवेरा में। जी हाँ, सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन आज का जो दिन है किस तरीके से खास वो रह सकता है। प्रधानमंत्री का ओडिशा का दौरा आज रहेगा। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, इसको लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष हंगामा कर रहा है। आज जो सत्र है वो चल पाया गया नहीं, सदन चल पाया गया नहीं, इस पर गौर करने वाली बात होगी। और साथ ही खासतौर से महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी स्थिति भी साफ होती नजर आएगी। इसके अलावा और भी कई ऐसी बड़ी खबरें आज रहेंगी पूरे दिन भर, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर। सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। लोकसभा में आज पेश किए जाएंगे 2 महत्वपूर्ण बिल। दोनों सदनों में प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान कई निजी विधेयक भी किए जाएंगे पेश। मुंबई में होगी महायुति की अगली बैठक। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फैसला संभव। अमित शाह के घर पर कल देर रात तक हुआ मंथन। महायुति के तीनों नेता रहे मौजूद। संभल की मस्जिद के सर्वे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर आज हो सकता है अंतिम फैसला। आईसीसी बोर्ड इस मुद्दे पर करेगा बैठक। और आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओडिशा दौरे को लेकर। जी हां, प्रधानमंत्री आज से ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में प्रधानमंत्री आज शाम भाजपा के राज्य मुख्यालय में पार्टी के सांसदों, विधायकों और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री वहां आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे के दौरान भुवनेश्वर में आयोजित हो रहे डीजीपी और आईजी सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ओडिशा में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री डीजीपी कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेंगे, कैसा रहेगा प्रधानमंत्री का ओडिशा का कार्यक्रम, इस पर डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने एक्सक्लूसिव बात की ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से। प्रधानमंत्री उड़ीसा आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री खुद हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री का? हम बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशा आ रहे हैं, भुवनेश्वर आ रहे हैं। वहाँ हमारा 3 दिन के लिए डीजी और आईजी का कॉन्फ्रेंस हो रहा है और वो कॉन्फ्रेंस में आते हुए वहाँ का उद्बोधन रहेगा और देश का सुरक्षा के लिए वो कितने सीरियस हैं और काम कर रहे हैं, इसके लिए उनका मार्गदर्शन रहेगा। निश्चित रूप से देश के लिए बहुत अच्छा काम होगा हमारा भुवनेश्वर से। प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं के बीच में भी जाएंगे, उनके साथ डिनर भी करेंगे, तो कितनी बड़ी बात है। पार्टी के कार्यकर्ता को कितना उत्साह मिलता है कि प्रधानमंत्री उसके साथ बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री जी पार्टी ऑफिस हो जाएंगे। पार्टी ऑफिस आने के बाद वो हमारा जो ऑल एमपीज, एमएलएज और ऑफिस बेयर जो पदाधिकारी लोग हैं, उनके साथ भी 1 घंटा के लिए उनका बैठक होगा और फोटो सेशन भी होगा और उनके साथ डिनर भी होगा। इसलिए हमारा उड़ीसा की जो सारी लोग और कार्यकर्ता, अधिकारी लोग सब बहुत खुश हैं और 3 दिन वहाँ रहेंगे प्रधानमंत्री जी। वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पहली बार सर उड़ीसा में डीजीपी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उड़ीसा के लिए कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है कि उड़ीसा के लिए पहली बार डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हम उड़ीसा वासी बहुत खुश हैं। सरकार भी बहुत प्लानिंग करते हुए हम टोटली हम प्रस्तुति तैयार कर चुके हैं और उनके साथ साथ 30 दिन में 3 बार मोदी जी आएंगे। वो पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं और जनवरी 8, 9, 10, 2025 को जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है उसमें भी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका उद्बोधन है। ये थे हमारे साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो बता रहे थे प्रधानमंत्री की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। इससे न केवल सरकार को बल्कि आने वाले समय में कैसा उड़ीसा रहेगा उसको भी एक दिशा मिलेगी। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर।
तो पीएम मोदी के ओडिशा दौरे को लेकर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए उनमें भी कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर काफ़ी अपनी जो खुशी है वो जता रहे हैं, और ख़ासतौर से क्योंकि ये जो दौरा है अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। ना सिर्फ जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी इस दौरान खुश नजर आ रहे हैं, बल्कि डीडी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भाजपा के राज्य प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के दौरे पर आ रहे हैं। सर, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? हम देख रहे हैं कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस है, यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। देखिए, बीजेपी का तो केवल इतना ही कार्यक्रम है मेरी जानकारी के अनुसार कि वो आएंगे, उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे, अच्छा स्वागत करेंगे, भव्य स्वागत होगा, और शाम के टाइम यहाँ विधायक सांसद कोर ग्रुप के लोगों के साथ बैठक करेंगे। यहीं फिर उनका शाम को डिनर होगा और 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ रहने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इस बार आप देखें तो लोकसभा में उड़ीसा से बड़ी संख्या में सांसद जीत कर गए हैं, और अक्सर प्रधानमंत्री अब देखें तो उड़ीसा का जिक्र करते हैं, और हमने देखा है कि काफी दौरे भी लग रहे हैं। तो किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, लोकसभा और विधानसभा में जो भी सांसद जीते हैं, विधायक जीते हैं, उन सबसे आकर मिलेंगे वो। तो इससे देखिए, इसमें भी दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के कारण ही यहाँ प्रदेश में भी सरकार आई है और केंद्र में भी 21 में से 20 जीत कर गए हैं। तो इससे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन होता है। बड़े बड़े अब देख रहे हैं कि केंद्र के बड़े बड़े कार्यक्रम भी उड़ीसा में हो रहे हैं। डीजीपी सम्मेलन हो रहा है, आगे प्रवासी दिवस भी कह रहे हैं कि यहीं पर भुवनेश्वर में होना है। तो इस तरह के तमाम कार्यक्रम भी लग रहे हैं उड़ीसा में। इससे पता चलता है उड़ीसा का महत्व बढ़ा है। हम देख रहे हैं कि जो कुछ तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के, उसको लेकर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विधायक हैं, सांसद हैं उड़ीसा के बीजेपी के, उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। तो बीजेपी के नेताओं की बात करें, उड़ीसा सांसदों, विधायकों की बात की जाए, हर कोई काफ़ी उत्साहित है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। लेकिन खासतौर से जो अगर हम बात करते हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वहाँ पर, उनमें भी उत्साह का माहौल है। लोग प्रधानमंत्री की यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डीडी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। नरेंद्र मोदी उड़ीसा के दौरे पर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के बीजेपी कार्यालय में। तमाम कार्यकर्ता हैं जो तैयारियों में लगे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप लोगों को मौका मिलेगा उनको सुनने का, क्या कहना चाहेंगे? स्वाधीनता के बाद पहला बार देश के प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए आ रहे हैं हमारा प्रदेश को। ये बड़ा गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अभी 3 महीने में ये दो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी का। अभी तो डीजी कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं, फिर जनवरी के महीने में भी प्रवासी भारतीय दिवस है, वो भी उड़ीसा में हो रहा है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको प्रधानमंत्री इतना हमको प्रायोरिटी देते हैं उड़ीसा को। सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, पूरा उड़ीसा वासी के लोगों के मन में उत्साह है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री हमारी राज्य में, हमारी उड़ीसा में 3 दिन रात में रुक रहे हैं। और इससे बड़ा बात है कि प्रधानमंत्री जब भी उड़ीसा आते हैं वो हमेशा उड़ीसा के लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। हम लोग मोदी जी आ रहे हैं, बहुत खुश है, और सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, और बाहर से सारे ऑफिसर लोग आके सब दौरे पे चेकिंग करके जा रहे हैं कैसे आएंगे। हम भव्य स्वागत के लिए तैयार है। हम तो बहुत खुश है, वो कार्यकर्ता भी बहुत खुश है, और सब उड़ीसा वासी भी खुश है। बड़े से बड़े वेलकम होगा, इसलिए हम सारी तैयारी करते हैं, और बहुत खुश है। मोदी जी आ रहे हैं, इस बार पहली बार 3 दिन के लिए आ रहे हैं। जब 2014 से वो पहले प्रधानमंत्री बने, तब से आज तक कभी भी हमारा उड़ीसा को इग्नोर नहीं किए हैं उन्होंने। कभी भी जब हमारा साइक्लोन हुआ है, कुछ भी हुआ है, हर वक्त मदद का हाथ बढ़ाए हैं। अब जब 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा आ रहे हैं, तो यहाँ बीजेपी मुख्यालय में, राज्य बीजेपी मुख्यालय भी आएंगे, और कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी के मुख्यालय में भी कार्यक्रम है। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। और आइए बात करते हैं हम शीतकालीन सत्र की भी। जी हाँ, संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण बिल सदन के पटल पर रखे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन बिल 2024 सदन में पेश करेंगी। इस बिल के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट
1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 की धारा को संशोधित किया जाएगा। आपको बता दें, लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन बिल 2024 सदन के पटल पर बिल को पारित कराने के लिए पेश करेंगे। इस बिल में रेलवे संशोधन एक्ट 1989 में बदलाव लाने का प्रावधान है। इसके साथ ही लोकसभा में कई अहम प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। साथ ही आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान सांसद कई निजी विधेयक पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो उच्च सदन में आज प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्यसभा में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े हुए अहम पत्र पेश किए जाएंगे। साथ ही आज यहां प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान सांसद कई निजी विधेयक भी पेश करेंगे। तो आज संसद के शीतकालीन सत्र की अगर बात की जाए, दो महत्वपूर्ण बिल जो कि सदन के पटल पर रखे जाएंगे, लेकिन पिछले 3 दिनों के अगर सबकी हम बात करें, जिस तरीके से लगातार हंगामा है वो देखने को मिला है और उसी वजह से जो सदन की कार्यवाही है वो लगातार स्थगित होती रही है। लेकिन आज क्या जो सदन की कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चल पाएगी या नहीं, क्योंकि दो महत्वपूर्ण जो बिल हैं वो सदन के पटल पर रखे जाने हैं। और उसके साथ साथ प्राइवेट मेंबर बिजनेस की अगर बात की जाए, उसके साथ ही जो निजी विधेयक हैं उन पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन किस तरीके से विपक्ष क्या आज भी उसी हठधर्मिता पर नजर आएगा या कुछ स्थिति जो है कुछ उसमें बदलाव नजर आएगा, इसके लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या माना जाए, क्योंकि हमने देखा था जिस तरीके से पिछले 3 दिनों की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं विपक्ष का हंगामा लगातार चल रहा है और इसी वजह से सदन की जो कार्यवाही है वो नहीं चल पा रही, स्थगित करना पड़ जाता है। आज की अगर बात की जाए, जो कि आज पहले से सूचीबद्ध है कि दो महत्वपूर्ण बिल जो हैं सदन के पटल पर रखे जाएंगे, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण दिन आज का ये? देखिए मुकुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब तक जो है जो संसद का शीतकालीन सत्र है बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और तकरीबन 1 महीने से थोड़ा कम अवधि तक ये चलता है। और इस लंबे सत्र में सरकार की ये कोशिश होती है कि वो तमाम जो लटके पड़े विधायी कार्य हैं उनको निपटाया जाए। लेकिन अब तक जो अगर हम बात करें तो शीतकालीन सत्र में कोई भी ठोस विधायी कार्य अब तक नहीं हो पाया है। और शायद यही वजह है कि आज जो रेल संशोधन विधेयक 2024 लिस्टेड है उस पर तमाम लोगों की नजरें रहेंगी कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस विधेयक को लेकर चर्चा के लिए रखेंगे और उस पर चर्चा कराने की सरकार की पूरी कोशिश होगी। लेकिन जो विपक्ष का रवैया है उस रवैये के तहत हम कह सकते हैं कि सदन में आज भी अगर ठीक ठाक सब कुछ न चले तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सदन के भीतर जिस तरीके से विपक्षी सांसदों के द्वारा लगातार हाय तौबा मचाया जा रहा है, लगातार जो है हंगामा बरपाया जा रहा है, उससे सब कुछ ठीक ठाक जो है वो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि कल भी जो सदन की कार्रवाई थी वो दिन में 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। और अगर पहले दिन से लेकर इस हफ्ते के आखिरी आज के दिन तक अगर बात करें तो कोई भी दिन सदन में ठीक ठाक तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई और लिहाजा सदन की कार्रवाई को बार बार हस्तक्षेप के बाद स्थगित करना पड़ा। अब सवाल वही है कि जो युवा सांसद हैं, पहली बार चुनकर आने वाले सांसद हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत क्षोभ है कि वो अपने जनता से जुड़े हुए सवालों को पूछ नहीं पाते। हम जानते हैं कि 1 घंटे का प्रश्नकाल कितने सवालों को लेकर आता है और वो जनहित से जुड़ा होता है, और उन सवालों को जब नहीं पूछ पाने की जो कसक है वो नए सांसदों के मन में होती है तो वो आकर निश्चित तौर पर मीडिया से रूबरू होते हैं और अपने पीड़ा का इजहार करते हैं कि जनता ने उन्हें चुनकर सवाल पूछने के लिए भेजा है लेकिन वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं। विपक्षी सांसदों से जब हमने बात की मुकुल, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए, लेकिन जो टॉप लीडर्स हैं विपक्षी दलों के वो सदन में हंगामा बरपा रहे हैं। और कल रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कल आज का दिन जो है वो तो प्रियंका गांधी ने शपथ ली थी, ऐसे में बहन को शपथ दिलाने के नाम पर ही राहुल गांधी सदन की कार्रवाई चला लेते। लेकिन जब से राहुल गांधी सदन में आए हैं तब से लगातार हंगामा हो रहा है। ये आरोप रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर साफ तौर पर लगाया।
जी बिल्कुल राजेश, और क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं विपक्ष का जो हंगामा चल रहा है, कल भी हमने देखा था, फिर चाहे किरण रिजिजू की बात की जाए, प्रहलाद जोशी की बात की जाए, उन्होंने जिस तरीके से लगातार हिदायत भी दी थी, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने भी और राज्यसभा में भी हमने देखा था किस तरीके से हिदायत दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस कहीं ना कहीं हठधर्मिता जो है वो नजर आती है। कोशिश शायद यही है कि जो कार्रवाई है वो उसको चलने ना दिया जाए, सार्थक चर्चा सदन में हो ही ना। बिल्कुल, देखिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, पिछले 10 वर्षों से मैंने यूपीए 2 में भी 5 साल संसद को कवर किया था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। हालांकि उस वक्त भी हंगामा हुआ करते थे, लेकिन अगर इन 10 वर्षों पर नजर डालें, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो 2 टेन्योर की सरकार रही और ये तीसरा कार्यकाल, तो मुझे लगता है कि शुरुआती कुछ एक दिनों को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद लगातार मुकुल विपक्ष का रवैया बिल्कुल नकारात्मक रहा है। और आप जानते हैं कि शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर बिल के नाम होता है, उसमें निजी विधेयकों को लाकर जो संसद सदस्य हैं वो अपनी बातें रखते हैं और जनता से उनके संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए जो सवाल होते हैं उन सवालों को पूछने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिस तरीके से हंगामा लगातार बरपता रहा है, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आज का दिन भी पूरी तौर पर अगर वॉश आउट हो जाए तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। और प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए आज जो शुक्रवार का दिन होता है सेकेंड हाफ में, वो दोनों सदनों में प्राइवेट मेंबर बिल के नाम होता है। लेकिन अगर हंगामा होता रहा तो कल भी 12 बजे के बाद सदन की कार्रवाई पूरे दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। तो ऐसे में आज भी अगर हंगामा हुआ तो दिन भर कार्रवाई स्थगित होगी, फिर प्राइवेट मेंबर बिल में जो सवाल पूछने का मौका नए सांसदों को मिलता, वो मौका कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और निश्चित तौर पर विपक्ष की तरफ से अब तक जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है सदन के भीतर, उसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत नाराजगी भी जताई गई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि हम लगातार किसी भी मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार हैं। कल भी उपेंद्र कुशवाहा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही है और ऐसे में जो जनता है वो विपक्ष से जरूर सवाल पूछेगी। जी बिल्कुल, ना सिर्फ जनता के पैसे की बर्बादी बल्कि बहुमूल्य समय और जो कि सार्थक चर्चा जहां होनी चाहिए थी वहां पे नकारात्मक कहीं ना कहीं माहौल नजर आता है विपक्ष की वजह से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता राजेश बता रहे थे किस तरीके से सदन की अगर बात की जाए, उम्मीद यही है कि आज सार्थक चर्चा हो, लेकिन अगर विपक्ष का हंगामा जारी रहता है तो आज भी फिर जो सदन है वो स्थगित करना पड़ेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिवसीय तमिलनाडु के दौरे के क्रम में आज नीलगिरी जिले के उद्गम मंडलम पहुंचेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू उद्गम मंडलम स्थित राजभवन में आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और नीलगिरी जिले के आदिवासी समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। अपने तमिलनाडु के दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने गुरुवार को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के छात्रों और अधिकारियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि तमिलनाडु के दौरे पर हैं, और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन होगा? जी हाँ, सभी के सामने सवाल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर अभी स्थिति जो है वो पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है। अब मुंबई में होने वाली अगली बैठक में सीएम के नाम पर फैसला हो सकता है। कल देर रात तक दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक अहम बैठक चली, जिसमें महायुति के तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल हुए। इनके अलावा मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। ये मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अपनी बैठक को अच्छा और सकारात्मक बताया। नई दिल्ली में चर्चा के बाद बोलते हुए शिंदे ने घोषणा की कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री का फैसला करने के लिए मुंबई में महायुति के नेताओं की बैठक होगी। शिंदे ने कहा कि महायुति की एक और बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बारे में फैसला लिया जाएगा। तो लगातार देखा जाए तो इंतजार किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में अब अगला सीएम कौन होगा। मुख्यमंत्री का जो चेहरा है अभी तक उसमें 2 से 3 चेहरे सामने आ रहे हैं, लेकिन असली अगर देखा जाए यानी जो मोहर है वो किसके नाम पर लगती है। और लगातार इसको लेकर जो चर्चाओं का दौर रहा है, मुंबई से लेके दिल्ली तक और एक बार फिर दिल्ली से लेके मुंबई तक का जो रुख है वो अब होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से
कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बात का जिक्र किया कि एक बैठक मुंबई में होगी महायुति की, जिसमें इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री यानी जो सीएम है वो कौन होगा। और उससे पहले कल देर रात तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ये मुलाकात हुई, जिसमें महाराष्ट्र के तीनों नेता शामिल रहे। देवेंद्र फडणवीस, इसके साथ साथ अजित पवार और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। देर रात चली इस बैठक के बाद अब देखना होगा कि मुंबई की जो बैठक है वहां क्या कुछ हो रहा है। और मुंबई से हमारे संवाददाता शिशिर शेलार हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। शिशिर, जानना चाहेंगे आपसे, देर रात तक ये बैठक चली और फिर आज की अगर बात की जाए, माना जा रहा है कि एक और बैठक अब मुंबई में होगी, उसके बाद अंतिम फैसला या अंतिम निर्णय जो है या मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो साफ हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए कल दिल्ली में जो बैठक हुई उसके बाद जो है तीनों नेतागण अजित पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो है आज सुबह जो है मुंबई पहुंचे हैं। और कल एकनाथ शिंदे ने बात कही थी कि आज मुंबई में जो है वो बैठक होगी और इस बैठक में फैसला होगा कि किस प्रकार से जो है कैबिनेट पोर्टफोलियो होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। हालांकि उन्होंने एक बात भी कल जो मीडिया को बाइट दी, उन्होंने स्पष्ट की थी कि सबसे पहली बात तो ये कि बीजेपी की तरफ से अब तक जो है विधायक दल का नेता चुना नहीं गया, तो सबसे पहले विधायक दल का नेता जो है वो चुन लिया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री पद का जो है ऐलान किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 2 दिन लग सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। लेकिन बैठक के बाद अब काफी कयासों का दौर इस वक्त चल रहा है महाराष्ट्र में, खासतौर पर अब जबकि ये कहा जा रहा है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो ऐसे में सबसे पहला नाम जो सामने आ रहा है वो देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि एकनाथ शिंदे हो या फिर अजित पवार हो, उन्होंने मुख्यमंत्री पद के दावे जो अपना दावा था वो छोड़ दिया था। और इसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि अब जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अब इस वक्त देखा जाए तो किस प्रकार से कैबिनेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। जो खबर इस वक्त सूत्रों से और मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही है उसके अनुसार जो है 12 कैबिनेट पद जो है वो एकनाथ शिंदे मांग कर रहे हैं, उनकी पार्टी मांग कर रही है। तो वही हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, अर्थ मंत्री जो है वो अजित पवार को दिया जाएगा। लेकिन एक इसमें बात ये भी इन सभी रिपोर्ट्स में आ रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर ये नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स में बात आ रही है कि गृह मंत्री पद जो है वो एकनाथ शिंदे शिवसेना जो है मांग रही है, अपने पास रख रही है। तो अब देखना ये होगा कि क्या इन कैबिनेट पोर्टफोलियो में किस प्रकार से सहमति बनती है, क्योंकि आज जो बैठक होने वाली है, जैसे एकनाथ शिंदे ने कहा, तो उसमें मुख्यमंत्री पद का चुनाव तो अब लगभग तय है कि कौन होने वाला है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि कौन से मंत्री और कितने जो मंत्री जो है वो शपथ लेने वाले, हर एक पार्टी को कितने मंत्रियों का कोटा मिलने वाला है, ये सबसे प्रमुख बात है। और एक बात जो ये भी सामने आ रही है वो ये है कि एकनाथ शिंदे को हालांकि केंद्र में कहा जा रहा है कि एक मंत्री पद यहां पर मिल सकता है, साथ ही साथ राज्य में जो उप मुख्यमंत्री पद भी जो है उनको दिया जा सकता है। तो ऐसे में जो एक पहला फॉर्मूला था इससे पहले सरकार का, जो 2.5 साल में जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और 2 उप मुख्यमंत्री थे, तो ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसी दिशा में इस वक्त चर्चाएं चल रही है, ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स में हम देख रहे हैं। लेकिन ये सवाल जब एकनाथ शिंदे से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि इस बारे में अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है, यह फैसला जो है तीनों नेता मिलकर आज मुंबई में लेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो है वो ऑब्जर्वर्स भेजे जाने वाले हैं, उसके बाद जो है विधायक दल का नेता का चयन होगा। अमूमन वही जो नाम सामने आएगा वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी हो सकता है। तो ऐसे में अब अगले 2 दिन काफी महत्वपूर्ण होंगे महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां पर काफी चित्र जो स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन, उप मुख्यमंत्री कौन और कैबिनेट डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। जी बिल्कुल, और उसी वजह से जो बैठक है काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो तस्वीर है उसको लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, जो कयास हैं वो तो साफ होंगे ही। दिल्ली की बैठक को एकनाथ शिंदे ने भी काफ़ी सकारात्मक बताया था, लेकिन ये जो बैठक है इसमें ना सिर्फ हम मान सकते हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो कैबिनेट में शामिल होंगे उनकी स्थिति भी साफ होती हुई नजर आएगी। शिशिर, बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख सवाल यह था मुख्यमंत्री पद के चयन का। लेकिन उस बारे में अगर देखा जाए, जिस दिन एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि जो भी फैसला वरिष्ठ नेता लेंगे वो उन्हें मंजूर होगा, उनका समर्थन होगा और शिवसेना की उसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं होगी, तो ये बात स्पष्ट ही थी कि मुख्यमंत्री पद का जो दावा है वो बीजेपी कर रही है। लेकिन अब बीजेपी से मुख्यमंत्री पद किसका नाम सामने आएगा ये भी महत्वपूर्ण होगा देखने को। इससे पहले अगर देखा जाए तो विनोद तावड़े, अमित शाह की बैठक भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में इस बारे में बैठक भी होती, चर्चा भी होती। फिर कल देर रात को अमित शाह और जेपी नड्डा की चर्चा इस बारे में हुई थी कि मुख्यमंत्री का चयन किस प्रकार से हो। तो ऐसे में
ये तो बीजेपी की तरफ से प्रमुख बात होगी कि कौन सा चेहरा वो आगे मुख्यमंत्री पद के लिए बढ़ा रहे हैं। वही दूसरी ओर अगर देखा जाए, दो अलायंस पार्टीज है, इनके भी समतोल रखने की जरूरत थी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा किस प्रकार से फिर चाहे मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे के पास हो, तो गृह मंत्री पद देवेंद्र फडणवीस के पास था और अर्थमंत्री पद जो है वो अजित पवार के साथ था। तो ऐसे में बैलेंस बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। बिल्कुल, एक वही बेहतर संतुलन जो है शायद इस बार भी हमें नजर आएगा, क्योंकि हर एक नेता जो है बड़ा सधे हुए अंदाज में सभी ने अभी तक तमाम बैठकों को सकारात्मक बताया और जो स्थिति, ये उम्मीद है कि आज दिन चढ़ने के साथ साथ वो स्थिति साफ होती नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिशिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, स्थिति साफ होती नजर आएगी और इसके साथ साथ आज दिन में कुछ और भी खबरें हैं, उनसे भी आपको हम यहाँ रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। संविधान के पवित्र ग्रंथ के आगे शीश झुकाया, संविधान के मूल्यों को अपनी सभी योजनाओं के मूल में रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की सीख को जन जन तक पहुंचाया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। संविधान के निर्माता को अभूतपूर्व श्रद्धांजलि अर्पित की। संवैधानिक अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों की ओर चलने का भी देश को आह्वान किया। एक देश एक संविधान के संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई। न्याय आधारित भारतीय दंड संहिता देश को समर्पित की। इसी विजन के साथ आज देश आत्मनिर्भरता से चल पड़ा है विकसित भारत की ओर। संविधान एक्ट 75 के अवसर पर संविधान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दोहराता है देश। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की। जी हाँ, जहाँ पे लगातार जो मामला है वो गरमाया और वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई भी होगी। इस याचिका में मस्जिद कमेटी ने एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे को निचली अदालत के आदेश को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सर्वे जल्दबाजी में हुआ है, जिसके कारण इलाके में तनाव बढ़ा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच पूरे मामले की सुनवाई करेगी। संभल की जामा मस्जिद का ये पूरा मामला, जहां पर हमने देखा था किस तरीके से स्थिति जो थी वो तनावपूर्ण हुई, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो संभल में सब संभला हुआ नजर आ रहा है। स्थिति जो है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है और आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर एक अहम सुनवाई है। लेकिन संभल से हमारे संवाददाता जो हैं फिलहाल निशांत राय, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या ताज़ा हालात हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। निशांत, क्या स्थिति है आज, क्योंकि जुमे की नमाज भी होगी, क्या स्थिति फिलहाल नजर आ रही है? देखिए, अगर आज की बात करें तो दो अहम जगह इस मामले की सुनवाई है। अगर संभल की बात करें
तो सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। 19 तारीख को यहाँ पर ही सर्वे का आदेश दिया गया था, जिसके बाद 19 तारीख के शाम को और रविवार को सर्वे किया गया था। हालांकि रविवार को जब सर्वे किया था हमने देखा था कि वहां पर हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 5 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की आज सुनवाई होनी है और सर्वे को लेकर चुनौती दी गई है। जो कमेटी है मस्जिद की, उसने इस याचिका को दाखिल किया है और उसका कहना है कि जल्दबाजी में ये जो सर्वे की अनुमति दी गई थी, जिसके चलते स्थितियां बिगड़ी हैं। यानी कि सबकी नजर आज सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी और वहीं निचली अदालत में सर्वे की रिपोर्ट पेश हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या फैसला सुनाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभी संभल में जो माहौल है वो शांत नजर आ रहा है और पूरी तरीके से अगर प्रशासन की बात की जाए तो चुस्त नजर आ रहा है और प्रशासन ने कोर्ट के आसपास तमाम कोर्ट के जाने वाले रास्ते वहां पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। जिन छतों पर ईंट या पत्थर या कुछ इस तरीके की चीजें रखी गई थी उनको साफ करवा दिया गया है। रास्ते में जितने भी मलबा थे वहां नगर पालिका के द्वारा उसको साफ करवा दिया गया और पूरी तरीके से कोशिश यही है कि संभल में जो शांति व्यवस्था बनी हुई है वो आगे बरकरार रहे। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ निशांत अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति हुई थी उसके बाद लगातार वहां पे कार्रवाई भी हमने देखी है। कार्रवाई की अगर खास तौर से बात की जाए, कहां तक ये कार्रवाई पहुंची है? क्योंकि कई लोगों को पिछले दिनों देखा गया था किस तरीके से गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था। देखिए बिल्कुल इसकी कार्रवाई की जहां तक जिक्र हो तो हमने देखा था कि एफआईआर में सांसद समेत विधायक पुत्र का और अज्ञात 708 लोगों का नाम था। उन सभी की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनको जो गिरफ्तार किया जा रहा है और प्रशासन की ओर से लगातार वार्निंग भी दी जा रही है। ई रिक्शा के माध्यम से खासकर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अब किसी भी प्रकार की हिंसा में भाग ना लें और जिन लोगों ने हिंसा में भाग लिया है अगर उनको पहचानते हैं तो प्रशासन की मदद करें। कुल मिलाकर संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर जिला प्रशासन की बात करें, इस समय पूरी एक तरीके से तैयारी नजर आ रही है। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है, निचली अदालत में सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और प्रशासन के लिए आज का दिन किसी चुनौती से कम नहीं है। और देखने वाली बात यही होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्योंकि प्रशासन की कार्रवाई और संभल में फिलहाल बहुत सारी बातें केवल इसी पर निर्भर करेंगी कि सुप्रीम कोर्ट अपना कौन सा सुप्रीम फैसला देता है। जी निशांत, और ऐसे में किस तरह के इंतजाम जो हैं वो जामा मस्जिद के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर किए गए हैं, क्योंकि 2 जगह सुनवाई और उसके साथ साथ जुम्मे की नमाज। देखिए अगर मस्जिद के आसपास की बात की जाए तो पूरी तरीके से वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसी तरीके से संभल में जो चंदोसी कोर्ट परिसर है, कोर्ट परिसर के भी आसपास इस तरीके की स्थितियां बना दी गई हैं। केवल वकील और जिनके आज मुकदमे मामले लगे हैं केवल उनको आई कार्ड के आधार पर जाने दिया जा रहा है और सभी जगह बैरिकेडिंग की गई है। वाहनों का भी प्रवेश वहां पर निषेध है और अगर बात की जाए तो ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है, चाहे शाही जामा मस्जिद हो चाहे जी बिल्कुल, दोनों तरफ ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल निशांत आपका इस अपडेट के लिए। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे और अपडेट आपसे हम लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि स्थिति संभल में फिलहाल नजर आ रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश के खंडवा की, जहां के घंटाघर चौक पर गुरुवार रात एक बड़ा हादसा हुआ। खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान आग भड़कने से 30 से ज़्यादा लोग झुलस गए। इनमें बुरी तरह झुलसे 12 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे। खंडवा एसपी मनोज राय ने बताया कि एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम था जिसमें मशाल रखते समय कुछ मशाल उल्टी हो गई, जिसके कारण आसपास की जो मशालें हैं वो भभक गईं। इससे वहां घेरा बनाकर खड़े लोग झुलस गए। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 30 लोगों को जिला अस्पताल लाया गया था। इनमें से 12 लोगों को फिलहाल भर्ती किया गया है, बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। और ख़ासतौर से हमारे संवाददाता जो हैं
उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर एक श्रद्धांजलि सभा चल रही थी और इस दौरान जो मशाल जुलूस है वो यहाँ पे चलाया जा रहा था। लेकिन इस दौरान मशाल की वजह से ही करीब बताया गया कि 30 से ज़्यादा लोग झुलस गए। हालांकि जो आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि करीब 12 लोग फिलहाल ज़िला अस्पताल में भर्ती हैं, बाकियों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। तो मध्य प्रदेश के खंडवा से ये बड़ी खबर, जहां पे एक श्रद्धांजलि सभा में हादसा हुआ, यहां पर आग की चपेट में आने से 30 लोग जो हैं बताए गए, जो कि कहीं ना कहीं घायल हो गए। और ख़ास तौर से अगर बात की जाए, एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम था जिसमें कहीं ना मशाल की वजह से जो आग है वो फैल गई। और ख़ास तौर से और क्या कुछ इस मामले में पूरी जानकारी है, जान लेते हैं। हमारे संवाददाता खंडवा से ऑनलाइन पर हरेंद्र नाथ ठाकुर जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, क्या ताज़ा जानकारी इस पूरे मामले में? जी मुकुल, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, बड़ा ही मार्मिक घटनाक्रम था, क्योंकि श्रद्धांजलि सभा थी। श्रद्धांजलि सभा के बाद कार्यक्रम बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर था। आखिरी पड़ाव के बाद जैसे ही मसाल यात्रा समाप्त हुई, लोग मसाल रख रहे थे। मसाल रखने के दौरान मसाल उल्टी हो गई, उससे जो तेल था वो जिस तरह से भभका, उसके बाद तस्वीर देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा घटनाक्रम रहा होगा। प्रशासन ने सूझबूझ दिखाते हुए इसमें तत्काल वहां पर मौके पर ही, चूंकि मसाल यात्रा जिस रूट से गुजर रही थी वहां पर पानी की पहले से ही व्यवस्था की गई थी। लेकिन यह हादसा इतना बड़ा होगा ये किसी को अनुमान नहीं था। लेकिन जैसे ही हादसा हुआ, इसमें 30 लोग बताए जा रहे कि झुलसे हैं, जिसमें से 12 लोगों की हालत जो है गंभीर बनी हुई है। 18 लोगों को तत्काल ही अस्पताल में व्यवस्था करके ट्रीटमेंट करके उन्हें घर भेज दिया गया, क्योंकि अस्पताल में उतनी व्यवस्था है नहीं यहाँ पे। लेकिन घटनाक्रम जब रात में हुई, हम मौके पर खंडवा एसपी मनोज कुमार राय दल बल के साथ पहुंचे, यहाँ पर व्यवस्था संभालते हुए नजर आए। एक एक मरीजों से उन्होंने हालचाल पूछा। पूरा प्रशासन जो है रात भर यहाँ पर के जो किसी भी मरीज के साथ कोई बड़ा घटनाक्रम ना हो जाए, और हादसे में जो घटनाक्रम, इसके पीछे की वजह क्या है ये टटोल रहे हैं। क्योंकि हादसा हो गया है, लेकिन अब इसमें कैसे इसको रिमेंड किया जाए, इसमें सब लगे हुए हैं। जी मुकुल। जी हरेंद्र, क्या माना जाए, एक बड़ी लापरवाही की वजह से बड़ा हादसा सामने आया है? जी मुकुल, बताना चाहूंगा कि लापरवाही तो यहाँ पर, चूंकि आयोजकों ने परमिशन लिया था, लापरवाही यहाँ पर पूरा घटनाक्रम शांतिपूर्ण चला यहाँ पर। लेकिन चूंकि इतने बड़े आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोग थे, आप इतनी बड़ी मॉब को, क्राउड को मैनेजमेंट करना मामूली बात नहीं होती है। लेकिन जब ये एक छोटी सी चिंगारी ने इतना बड़ा रूप लिया है, यह बात कोई समझ नहीं पाए। अब अगली बार से जब इस तरह की यात्रा निकलेगी तो प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि वाकई इस तरह की आयोजनों को परमिशन दी जाए या ना दी जाए। क्योंकि नहीं देने पर लोग अक्सर प्रशासन पे उंगलियां उठाते हैं। प्रशासन ने अगर अनुमति दी है तो उस पर अब सवालिया निशान उठ रहे हैं कि अगली बार से इस तरह के आयोजनों पर क्या रोक लगेगी, या फिर लापरवाही, इस तरह के हादसे का इंतजार करेंगे लोग। चलिए, बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो खंडवा में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हादसा हुआ, इसमें जो कई लोग हैं अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, करीब 12 लोग, और जो बाकी पहुंचे थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। वहीं अगर बात की जाए, बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने और इस्कॉन संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर बांग्लादेश सरकार को लगातार चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में आज राजधानी दिल्ली में भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दरअसल बांग्लादेश दूतावास के सामने राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के बैनर के तले विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और इस्कॉन संत की गिरफ्तारी के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा, जिसमें जनसत्ता दल के विधायक, एमएलसी और सैकड़ों पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए बने हालात पर चिंता जताई है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये बेहद दुखद और हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि वहां पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने इन घटनाओं का समर्थन न करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार की विदेश नीति का पूरा समर्थन करती है। और फिलहाल नया सवेरा में वक्त हो चला एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और नया सवेरा में अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए मौजूद हैं मेरी सहयोगी यहाँ पर आंचल। आंचल, क्या कुछ खास आज अखबारों की सुर्खियों में? शुक्रिया मुकुल। तो हम अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर रहे हैं नवभारत टाइम्स से, जहां जो प्रकाशित हेडलाइन है वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन पर इशारा कर रही है कि जो ग्रैप 4 है, अभी उस पर जो तमाम पाबंदियां इसके तहत लगाई गई हैं वो सोमवार तक जो है वो जारी रहेंगी। ख़ास तौर पर स्कूलों पर जो ये छूट है वो मिल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 बहुत अहम टिप्पणियां की। पहली टिप्पणी की गई कि आखिरकार ट्रकों की वजह से जो ट्रक हैं जो ज़रूरी सामान नहीं भी लेकर जा रहे हैं, आखिरकार उनकी एंट्री कैसे हो रही है, और अगर कोई अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा तो उस पर संज्ञान लिया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी बड़ी टिप्पणी जो कोर्ट द्वारा की गई वो थी कि पटाखों पर जो बैन है क्या वो पूरे साल तक लग सकता है या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई जो है वो 2 तारीख होगी, और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो किस तरह से उन नियमों में ढील दे सकता है, इसकी एक रिपोर्ट भी बनानी होगी ताकि ये पता चल पाए कि ग्रैप 4 को कैसे ग्रैप 3 या ग्रैप 2 तक वापस लाया जाएगा। तो ये तो खबर थी प्रदूषण से जुड़ी हुई। दूसरी खबर है हमारे पास हिंदुस्तान से, जहाँ हम बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र की, और ये अच्छी खबर है नौसेना के लिहाज से, जहाँ पर भारतीय नौसेना ने बुधवार को जो अरिघात पनडुब्बी है उससे बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। और जब हम रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें सेल्फ डिफेंस यानी आत्मनिर्भरता लाने के लिए लगातार रक्षा मंत्रालय काम कर रहा है, और 2500 किलोग्राम तक का जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन है उसको ले जाने की क्षमता भी इस पनडुब्बी में, और साथ ही साथ ये 17 टन इसका वजन है, और ये मिसाइल जो है वो इसकी क्षमता 750 किलोमीटर तक मारने की है। यानी कि जब हम नौसेना के इस पूरे बेड़े में तमाम पनडुब्बियों का जिक्र करते हैं तो अरिघात से इस बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के बाद ताकत और मजबूत होती हुई। इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि जनसत्ता से जुड़ी हुई है, जहां पर हमने कई बार खबरें देखी कि जंगलों में जब आग लगती है उससे कई भूमि हेक्टेयर जो है उसका नुकसान होता है, लेकिन एक नुकसान और झेलना पड़ता है, ख़ास तौर पर जो विकासशील या फिर निम्न आय वाले जो देश हैं उन्हें, क्योंकि आग से फैले जो प्रदूषण है उससे 90% अगर हम मौतों को देखें, जो अध्ययन किया गया है वो गरीब देशों में होती है। अध्ययन में ये पाया गया कि 2000 से लेकर 2019 में ये आंकड़ा लगातार बढ़ता गया, और जलवायु परिवर्तन इसका प्रमुख कारण रहा है। और इसमें कई बार हमने देखा जो तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, हम सोलर अलायंस की बात करते हैं, जब हम COP21 की बात करते हैं, COP29, उसमें कई ऐसे मुद्दों पर गंभीर चिंतन और मंथन हुआ, लेकिन सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि इस पर और काम करने की ज़रूरत है। और जब हम काम करने की बात कर रहे हैं तो अगली खबर राष्ट्रीय सहारा से जुड़ी है, जो कहती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गेम चेंजर है। गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि ये आधी आबादी के साथ साथ हर क्षेत्र में नौकरियां उत्पन्न करने के अवसर मुहैया कराती है। और अगर हम सहकारी क्षेत्र को देखें तो 5.5 करोड़ के आसपास नौकरियां सृजित करने की क्षमता है, और 2030 तक। और ये जब हम बात करते हैं इसमें ख़ास तौर पर महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाना है, जब हम आर्थिक आत्मविश्वास से उन्हें आगे बढ़ाने की बात करते हैं, इसमें ये भी इंक्लूडेड है। सहकारी क्षेत्र के बाद जो आखिरी खबर है वो हम ले रहे हैं दैनिक जागरण से, और आई थिंक ये सभी पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रस्ताव पारित करके ये फैसला लिया, इसे कानून बनाया कि 16 साल से अगर आपकी उम्र कम है तो आप इंटरनेट पे, खास तौर पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिसमें आजकल तमाम जो युवा हैं, किशोर हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए हैं, अब उस पर बैन है। यानी कि इंटरनेट मीडिया से बच्चों को दूर करने वाला विश्व का पहला देश ऑस्ट्रेलिया बना। कि किस तरह से हमें कहीं ना कहीं तो सीमा निर्धारण करनी होगी और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें अग्रणी कदम निभाए। देखते हैं कि अब तमाम बाकी देश भी कैसे सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हुए, ख़ास तौर पर ये जो उम्र होती है जब हम एडोलसेंट एज की बात करते हैं, फ्रॉम 13 to 16, इसमें किस तरह से आगे फैसला लेती है। तो क्या इसका अनुपालन अन्य देश भी करेंगे या नहीं, ये देखना होगा। आज बारों की सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। वापस चलते हैं मुकुल आपके पास बाकी खबरों के लिए। शुक्रिया आंचल इन महत्वपूर्ण खबरों के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दुनिया भर की कुछ और खास खबरें। अफ्रीकी देश युगांडा की बात की जाए तो भूस्खलन ने यहां तबाही मचा दी है। युगांडा के कई गांव में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में दर्जनों घर दब जाने से 15 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग लापता हैं। यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर रूस के दूसरे बड़े हमले के बाद राजधानी कीव में बिजली की भारी कटौती हुई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मॉस्को ने यूक्रेन द्वारा रूसी क्षेत्र पर अमेरिकी मध्यम दूरी की ATACMS मिसाइलों से किए गए हमलों के जवाब में ये हमला किया है। ऑस्ट्रेलिया सीनेट ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले बिल को पारित कर दिया है। दुनिया में ये इस तरह का पहला कानून होगा। टिकटॉक ने मायूसी जताई है और कहा है कि इस कदम से नौजवान वेब के असुरक्षित जगहों पर जा सकते हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली ने गुरुवार को सर्वसम्मति से साइमन बोलीवर लिबरेटर नाम से कानून पारित किया है। इस कानून के तहत राजनीतिक दौड़ में शामिल भावी उम्मीदवारों पर वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों का समर्थन करने के मामले में 60 साल तक का लंबा प्रतिबंध लग सकता है। और आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की खबरों की भी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉकों की बिक्री का पहले दौर की शुरुआत की। इस नीलामी के जरिए 13 खदानों की बिक्री की जाएगी। केंद्र सरकार खुले बाजार में गेहूं की कीमत को नियंत्रित करने के लिए ओपन मार्केट सेल्स स्कीम 2024 के तहत ई नीलामी करेगा। NSE और BSE 1 अप्रैल से एक दूसरे के लिए अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यू के रूप में कार्य करेंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है। एनसीबी ने 18वें एनसीबी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सीमेंट एवं कंक्रीट प्रदर्शनी के दौरान 2 ऐतिहासिक समझौते किए हैं। गूगल के खिलाफ CCI ने बड़ी कार्रवाई की और गूगल और उसके सहयोगियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग चेन्नई और NAV वायरलेस टेक्नोलॉजीज के बीच ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट किया गया। इसमें CVAC चेन्नई द्वारा विकसित DeFi टेक्नोलॉजी को इस प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषणा की है कि उसकी सहायक कंपनी ने अमेरिकी कंपनी वेवटेक हीलियम INC में 21% की हिस्सेदारी खरीदी है। इस सौदे से रिलायंस का तेल से लेकर टेलीकॉम तक का कारोबार अब हीलियम क्षेत्र में भी फैलेगा। और आइए अब जल्दी से खबरें देख लेते हैं खेल जगत से भी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर अंतिम फैसला आज किया जाएगा। आज ICC बोर्ड इस मुद्दे पर बैठक करेगा। भारतीय टीम ने सुरक्षा कारणों के चलते पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया है। अब प्रतियोगिता को हाइब्रिड मॉडल में आयोजित किया जा सकता है। सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लेरिन के बीच चौथे दौर का मैच आज खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। चैंपियनशिप के 3 दौर के बाद स्कोर बराबर है। 14 गेम की सीरीज में अब 11 गेम और बचे हैं।
लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। राउंड ऑफ 16 के मैच में लक्ष्य सेन ने दानिल दुबोविक को हराया। पुरुष एकलवार के राउंड ऑफ 16 मैच में ही भारत के किरण जॉर्ज को जापान के शोगो ओगावा के हाथों हार झेलनी पड़ी। प्रियांशु राजावत ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्रियांशु ने प्री क्वार्टर फाइनल में वियतनाम के खिलाड़ी को हराया। वहीं सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु ने महिला एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने ईरा शर्मा को मात दी। मालविका बंसोड को प्री क्वार्टर फाइनल दौर में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें भारत की ही श्रेयांसी वेलिशेट्टी ने हराया। और आइए अब खबरें देख लेते हैं सिनेमा जगत से भी। पचपनवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन समारोह पूरा हो गया है। कार्यक्रम गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुआ। इस दौरान कई कलाकारों को सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 250 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो चुकी है। वहीं फिल्म ने रिलीज के 28वें दिन 90 लाख रुपए का कलेक्शन किया। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल को 3 बदलाव के बाद सीबीएफसी से मिला यूए प्रमाण पत्र। इससे साफ होता है कि फिल्म 12 वर्ष और इससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए उपयुक्त है। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने फिल्म पुष्पा 2 को लेकर कहा है कि आप सोच रहे होंगे कि पुष्पा 2 पूरी तरह से एक्शन से भरपूर फिल्म होगी, लेकिन ये बेहद भावनात्मक है। गायक मोहम्मद रफी के जन्मदिन पर होगी उनके बायोपिक बनने की घोषणा। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने अपने बेटे अरहान खान के साथ मिलकर बांद्रा के पाली विलेज में शुरू किया स्कारलेट हाउस नाम से रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट 90 साल पुराने इंडो पुर्तगाली बंगले में डिजाइन किया गया है। मलयालम अभिनेता और प्रोड्यूसर सोबन शाहिर के कोची ऑफिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी की है। साउथ सुपरस्टार रामचरण की आगामी फिल्म गेम चेंजर का तीसरा गाना नाना हैराना रिलीज हो चुका है। और आइए अपने सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की। चक्रवात फेंगल की वजह से आप देख सकते हैं दक्षिण भारत के खासतौर से राज्य जहां पे जो से सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, खासतौर से तमिलनाडु की बात की जाए, दूसरे क्षेत्र जहां पे भारी बारिश की अनुमान जो है मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर पूर्व के राज्यों की, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में कुछ एक जगह ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी का भी अनुमान जताया गया है।
तो आज के लिए नया सवेरा में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, जहां क्रिसमस की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आप इन स्वारों का आनंद लीजिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के